कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज अनदर भैया बैक अगेन विद द ब्रांड न्यू लेक्चर। देखो हम लोग एक एक दिन में एक एक लेक्चर ऐसे ऐसे फिनिश कर रहे हैं कि हमको पता भी नहीं चल पा रहा है। और भाई साहब अपना मतलब काफी सारा यहाँ पर काम हो रहा है। कल हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा था, वो लेक्चर अवेलेबल है चैनल के ऊपर, जाकर कोई भी उसे देख सकता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों के चैप्टर ना बहुत लेंदी लगता है, लेकिन आज हम लोग इसको क्विकली फिनिश करने वाले हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि यार जितना टफ मैं इसको मानता था ना उतना टफ ये है नहीं, बराबर है, बहुत बेटर। तो इस चैप्टर के अंदर दो हिस्से हैं, पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। दोनों एक ही हम लोग लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। देखो कोई फालतू की बातें नहीं करते। रिफ्लेक्शन क्या होता है देखो, तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं, अगर आपके सामने एक दीवार है, अगर आप उस दीवार पर एक बॉल फेंक कर मारते हो तो वो बॉल वापस आपके पास में क्या होती है, बाउंस बैक होती है, बराबर है। वो जो बॉल है वापस आपके पास में बाउंस बैक होती है, राइट। वैसे ही जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर टकराती है वो बाउंस बैक होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So the bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object। ये सेम मीडियम डिफरेंट मीडियम क्या है ये मैं तुमको जब रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, तब तुमको और इजीली समझ में आएगा ये, ठीक है। आज फिर से तुम बोलोगे भैया आपने नाखून नहीं काटे हैं, तो देखो नाखून काटना रह जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे माफ करना, अभी काट लूंगा इसके बाद में, ठीक है। ज्यादा कमेंट में लिखना मत भैया नाखून नहीं काटे, नाखून नहीं काटे। खैर, तो यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बराबर है। जैसे यहाँ पर देखो, ये अपना मान लो मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ ये एक टॉर्च है और यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, बराबर है। क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, एरो गलत बना हुआ है एक्चुअली। रे ऑफ लाइट जा रही है, निकली यहाँ से, आई आई आई, ये देखो सरफेस पर टकराई, जैसे सरफेस पर टकराई ये वापस से रिफ्लेक्ट कर गई, बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम अपना होता है, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो ये अपना नीचे की साइड सरफेस है ना। अब देखो ऐसा नहीं कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट आ रही है, बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स आती है, रेज ऑफ लाइट आती है, सो सॉरी, है ना। तो हमने उसमें से एक को पकड़ा और यहां पर उसको ट्रेस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट सरफेस पर टकरा रही है, आ रही है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर यहां पर क्या होगा, सरफेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सरफेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, मतलब सरफेस है, सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट आई, टकराई मतलब जो रे टकराई है वो कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। और जो रिफ्लेक्ट उसके बाद होती है ना, रे ऑफ लाइट क्या होता है उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, बराबर है। तो ये जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब देखो ना, अगर अपना सरफेस ऐसा है तो इसके अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो इसको मैं बुलाता हूं नॉर्मल। क्या बुलाता हूं इसको मैं बुलाता हूं नॉर्मल। तो किसी भी सरफेस के अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, पर बस फंडा इतना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मान लो सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, बराबर है। सरफेस मान लो ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर देखो सरफेस कैसा है, मेरा सरफेस कैसा है, ध्यान से देखो, ये सरफेस है, बराबर है, ऐसा सरफेस है। तो नॉर्मल कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये मेरा नॉर्मल होता है, इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जिसको मैं क्या बुलाता हूं, नॉर्मल बुलाता हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये वाला, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको हम बुलाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बुलाते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है वैसे तो, पर फिर भी मैंने दिया एक और बार। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बुलाते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बुलाते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो एंगल्स हैं ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लेते हैं। नहीं, डेफिनेशन को ध्यान से समझो कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत इजी है। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, मतलब दोनों सेम होंगे इन शॉर्ट, बराबर है, वेरी गुड। फिर हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ तो अपना हो गया, दूसरे लॉ की बात करते हैं। दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। ये सब जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसी है तो नॉर्मल ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी, अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, सब चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये देखो सेम चीज है, सेम चीज ड्रॉ कर रखी है। नीचे प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल, रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे बन गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। ये देखो साफ साफ जो हमारी जो माउंटेन की रेंज है, चोटी है, वो बढ़िया सी पानी में भी दिख रही है, बहुत ही क्लियर विजन दिख रहा है, क्योंकि स्टिल वाटर है, स्मूथ सरफेस है। अगर पानी ऐसा फ्लो करता होता ना तो रिफ्लेक्शन ढंग से नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा तब आता है जब एक सरफेस स्मूथ होता है, बराबर है।
वेरी गुड। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। देखो प्लेन मिरर सबके घरों में होता है, तो सबको पता है कि प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है, बराबर है। जैसे कि मान लो कि ये प्लेन मिरर है, मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरी इमेज यहां पर बन रही है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी क्या, कि अगर मैं मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं तो जो इमेज बनी है वो भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी, हाँ या ना? बिल्कुल भैया, बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अगर मेरी हाइट मान लो 5 फीट है ना, तो मेरी इमेज की हाइट भी 5 फीट हो जाएगी क्या? हाँ भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। बस तो दो चीजें मैंने क्या बोल दी, मैंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, बराबर है, और ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू इमेज साइज। बहुत सही। तीसरी चीज इमेज जो है ना वो हमेशा इरेक्ट होती है। अब ये तुम दो टाइप की इमेजेस देखोगे यहां पर, पहली देखोगे वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, और दूसरी देखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। हम लोग पहले रियल एंड इन्वर्टेड समझ लेते हैं, वर्चुअल इरेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगी। रियल और इन्वर्टेड का मतलब ये है ऐसी इमेज जिसको आप एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, उसे हम रियल इमेज बुलाते हैं। हाँ ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम एक स्क्रीन लेकर खड़े हो गए और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस स्क्रीन पर मीट कर रही है, बराबर है। तो इस स्क्रीन पर अगर मान लो व्हाइट पेपर लेकर खड़े हो गए या फिर कुछ भी ऐसा स्मूथ व्हाइट सरफेस लेकर खड़े हो गए, है ना, तो उसके ऊपर अगर इमेज बन रही है तो वो इमेज एक रियल इमेज होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसी उल्टी बनी है, तो इसको हम लोग बुलाते हैं इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, इमेज कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है और इमेज ऐसी, ऐसा ऑब्जेक्ट है, इमेज ऐसी बन रही है, इसको हम लोग बुलाते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो जो आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है ना वो ऐसी उल्टी होती है, ठीक है। तो रियल की बात समझ में आ गई, जिसको आप एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। आप स्क्रीन लेकर खड़े हो, है ना, और उस स्क्रीन पर आपको वो इमेज दिख रही है, ऐसी इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। अब भैया वर्चुअल इरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज का मतलब ये है, तुम समझ सकते हो, ऐसी इमेज जो कि मिरर के पीछे बन रही है, बराबर है। तुम सोचो कि मिरर के आगे एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, मिरर के पीछे एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन मिरर के अंदर की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ इस दुनिया का रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के अंदर जो भी बन रहा है वो एक झूठ है, बराबर है। तो मिरर के अंदर जो भी इमेज बन रही है ना, वो कैसी इमेज है, वो एक वर्चुअल इमेज है, जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो कि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनी है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनी है। तो तुम सोचो कि जब तुम सुबह सुबह आईने में अपनी शक्ल देखते हो, है ना, खड़े होते हो मिरर के सामने, ठीक है, तो कैसी शक्ल दिखती? शक्ल तो बढ़िया दिखती, भैया हम तो हैंडसम है ना, हम तो ब्यूटीफुल, ठीक है, बिल्कुल तुम हैंडसम हो, तुम ब्यूटीफुल हो, नो डाउट। लेकिन क्या तुम्हारी शक्ल तुमको उल्टी दिखती है क्या? नहीं, तुमको जैसी शक्ल है वैसी दिखती है। तुम मिरर के सामने खड़े हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम मिरर के सामने जाके खड़े हो गए ऐसे और इमेज बनी ऐसी उल्टी, ऐसी नहीं ना, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इमेज होती है जो कि सीधी होती है, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है, उसको हम लोग इरेक्ट इमेज बुलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? अगर तुम राइट हैंड वेव करोगे तो मिरर में तुमको अपना लेफ्ट हैंड वेव होते हुए दिखेगा, इसको लैटरल इन्वर्टेड होना बोलते हैं, है ना। समझ गए बात को? राइट हैंड वेव कर रहे हो लेकिन मूव लेफ्ट हैंड हो रहा है, तो ये लैटरली इन्वर्टेड है, बराबर है। ऐसा है तो ऐसा हो गया, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम बात करने वाले रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स की। हम लोग दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। मैं बता दूं कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, तो ये जो है अपना ये कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जिसका ये पीछे का तो सिल्वर्ड सरफेस है, बराबर है, जिसका ऐसा कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, ऐसा उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बुलाते हैं। अच्छा भैया, तो कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा उल्टा, जिसको मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं वो सिल्वर्ड सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है जो कि इन लाइंस के अलावा मैंने बनाया हुआ है, ये वाला। तो ये वाला जो सरफेस है अपना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर है। तो ऐसे टाइप के मिरर को मैं बुलाता हूं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव समझ गए, जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की शेप का है, और कॉन्वेक्स उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक कॉनकेव हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया। अब ना हम लोग और कुछ चीजें समझते हैं। वो चीजें क्या है? वो चीजें ये है कि इन स्फेरिकल मिरर्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यार स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स होते हैं। स्मार्टफोन के अंदर बैटरी होती है, रैम होती है, ठीक है, आपका SD कार्ड वगैरह होता है, हालांकि आजकल SD कार्ड तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कैमरा होता है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। वैसे ही एक स्फेरिकल मिरर के, ये स्फेरिकल क्यों है? क्योंकि ये कर्व्ड है, बराबर है, कर्व्ड है ना, बहुत सही। तो इन स्फेरिकल मिरर्स के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना कैसा मिरर है मुझे कमेंट करके बताओ, और ये अपना कैसा मिरर है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ठीक है जी, मैंने क्या बोला? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की शेप का है वो कॉनकेव है। तुम देख लो कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं इनकी कंपोनेंट्स की। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं ध्यान से देखना। तो मान लो कि मैंने बनाया ये अपना कॉनकेव मिरर, और ये मेरा कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इधर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, बस।
अब क्लियर है? तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो मिरर्स होते हैं ना, ये एक बड़े से स्फीयर का हिस्सा होते हैं, बड़े से स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करता हूं, ज्वाइन करता हूं, तो एक स्फीयर नहीं बन गया? और इधर भी देखो, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा तो एक स्फीयर बन गया, बराबर है? तो ये दोनों जो है एक बड़े से स्फीयर का हिस्सा होते हैं। अब मुझे पता है कि स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, ये बहुत बढ़िया, बहुत सही। इस सेंटर को हम पता है क्या बुलाते हैं? इस सेंटर को हम बुलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया? दो टाइप के मिरर्स होते हैं, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, दोनों बड़े से स्फीयर का हिस्सा होते हैं। उस बड़े से स्फीयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम बुलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात? बहुत सही, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर होता है ना एक पोल होता है, क्या होता है? पोल। इस मिरर का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है, इस मिरर का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग बुलाते हैं पोल। वो इधर भी एग्जिस्ट करेगा, है ना? अच्छा, सोचो कि अगर इस कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो सोचो कॉन्वेक्स का किधर साइड होगा? राइट हैंड साइड पर, यहां पर होगा, है ना? ये स्फीयर है, ये सेंटर है, और ये अगेन इसका पोल हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, वेरी गुड। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से अगर मैं एक लाइन पास करवा देता हूं, इस लाइन को हम लोग बुलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या बुलाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बुलाते हैं। और इधर भी सेम चीज है, अगर मैं यहां से एक लाइन पास करा देता हूं तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हर बार आपको स्फीयर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने मिरर ड्रॉ किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। बार बार स्फीयर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हमको पता है कि यार सेंटर से लेकर अपने स्फीयर तक का जो डिस्टेंस उसको हम रेडियस बुलाते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस होता है, बस। यहां पर चूंकि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, तो हम इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बुलाते हैं। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस होगा ना, तो इसको हम बुला देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात? क्या बुला देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बुला देंगे, ठीक है? तो सेंटर से लेकर अपना पोल तक का डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अच्छा जी, पढ़ लेते एक एक करके। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने तुमको बता दिया, ठीक है? ये जो सेंटर जो बना रहा है, फिर मैं तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया क्या होता है। इट्स द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर यहां तक का ये जितना डिस्टेंस दिख रहा है ना, इतना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां पर भी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर हमने बात की पोल की, है ना? फोकस की। फोकस क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। तो बेसिकली व्हाट इज फोकस? देखो, फोकस क्या है? फोकस सूच है, फोकस काय असतं, मेरे को बस इतनी लैंग्वेज आती है, ठीक है? अच्छा जी, तो मान लो कि अपना ये कॉन्केव मिरर है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मजेदार, बहुत मजेदार। मान लो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, बराबर है? ये दोनों कैसी रेज है? इंसिडेंट रेज है। आई यहां पर टकराएंगी मिरर पे, बहुत बढ़िया। यहां से रिफ्लेक्ट हुई, एक मान लो, मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, एक मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और एक ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है बात? एरोज ड्रॉ कर दिया मैंने, बराबर है? अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रही है ना, यहां पर, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बुलाते हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी लाइट रेज अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस के थ्रू पास करेंगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसको हम बुलाते हैं फोकस। अब थोड़ा कॉन्वेक्स का समझा देता हूं मैं। मान लो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है ना? तो इसका ध्यान से देखते हैं। मान लो कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आ रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर पता है कैसा होगा? बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे यहां से निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाना। तो ये तो मिरर से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? अब अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करता हूं ना, तो ये जिस पॉइंट पर यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर लग रही है, ये पॉइंट हो जाएगा फोकस, ठीक है? तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर में तुम जितने भी केसेस देखोगे, सभी केसेस में तुम्हें लाइन को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि क्या है ना, कि मिरर के अंदर रे ऑफ लाइट नहीं घुस सकती, बराबर? सिंपल सी बात है। मिरर के अंदर कैसे घुस सकती है? वो तो मिरर से सिर्फ रिफ्लेक्ट हो सकती है। जब आप उसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तब देखो आपको दिख रहा है कि हाँ, ये वो पॉइंट है जिसको हम फोकस बुलाएंगे, ठीक है? तो ये क्या बन गया? किडनी बन गई है, तो ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और कॉन्वेक्स के केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ना इस फोकस की खासियत है, थोड़ा मैं रीड्रॉ कर लेता हूं। फोकस की खासियत क्या है? ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर फोकस है। यहां से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, बराबर है? और फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस हो जाएगा r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा।
इसको हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ भी बोलते हैं। तो फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और उसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं r/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। क्लियर है बात? घुस गई दिमाग में? तो फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ को मैं कैसे लिख सकता हूं? r/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब हम लोग ये देखते हैं कि मिरर पर जब अलग अलग जगहों पर रे ऑफ लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होती है। ठीक है, आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। ध्यान से देखो, मैंने अभी तक तुमको क्या बताया था कि ये अपना कॉन्केव मिरर है ना, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई फोकस के थ्रू पास कर गई, तो ये अपना एक केस हो गया, बराबर, ये फोकस है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में मैंने तुमको ये चीज बताई थी। अब इसका जस्ट उल्टा करो, इसका जस्ट क्या करो? उल्टा करो। तो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अरे यार पता नहीं कौन सी बाइक लेकर आ जाते हैं ये, फर 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 करके जाते हैं यहां से। और मेन रिकॉर्डिंग के टाइम पर, मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पर यहां से पता नहीं इतने सारे बाइक वाले निकलते हैं, अरे क्या है यार। मैं ऐसा हेट नहीं दे रहा किसी को, पर ये आवाज बहुत ज्यादा है, ये आवाज बहुत ज्यादा है। ठीक है जी भैया, आपको बुलेट पसंद है? मेरे को बुलेट पसंद है, मेरे को बिल्कुल पसंद है, बस मेरे को इरिटेट हो जाता है कभी कभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं तो। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, तो यहां पर अपना फोकस अपने को पता है, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पास कर रही है, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। जस्ट पहले वाले केस का उल्टा। ठीक है, पहले वाले केस का जस्ट उल्टा। और कॉन्वेक्स में भी सेम चीज होगी। देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो कि यहां पर ऐसी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है ना, इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। ऐसी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है जिसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो दिख रहा है कि ये फोकस के थ्रू पास करती, तो ये ना ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट हुई? देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो ये हमको कुछ केसेस ध्यान रखने होंगे, ये ध्यान रखने ही पड़ते हैं बिकॉज इससे आपको याद रहता है। ठीक है, तो ये पहला अपना ये केस समझ गए कि जब लाइट की रे फोकस के थ्रू पास करती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। सेम गोज विद कॉन्वेक्स। बस कॉन्वेक्स में केस ये है ना कि आपको दिखाना पड़ेगा कि इफ आई एक्सटेंड इट एट द बैक तो वो फोकस के थ्रू पास करती, इसलिए ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल निकल रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर एक और केस होता है, क्या केस है? वो केस ये है कि अगर रे ऑफ, यहां पर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, तो यहां पर टकराने के बाद में ये वापस भी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसी आई और ऐसी ही वापस चलेगी, सेम डायरेक्शन में। ये देखो, ये दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और वापस उसी डायरेक्शन में वापस चलेगी। ठीक है, तो ये जो ब्लू से मैंने डिनोट किया है ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, और जो मैंने ब्लैक से डिनोट किया है ये कैसी रे है? इंसिडेंट रे है। जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। बट फर्क इतना है बस कि एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड है, लेकिन दोनों सेम पाथ पर चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सेम गोज विद, देखो, सेम गोज विद कॉन्वेक्स ऑल्सो। कॉन्वेक्स में मैंने क्या किया है ना, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक ऐसी रे ऑफ लाइट आ रही थी जिसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करती, इसलिए ये जो रे ऑफ लाइट यहां पर टकराई है ये ऐसे ही वापस निकल जाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स वाला केस है। ओके, जब आपकी रे ऑफ लाइट मान लो ये अपना सेंटर ऑफ, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, रे ऑफ लाइट आई यहां पर टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो ये भी एक केस होता है। कॉन्वेक्स में भी सेम केस है। ये देखो, रे ऑफ लाइट आई, टकराई, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, जब ये पोल पर टकरा रही है तो, है ना, बहुत सही। तो ये अपने कुछ केसेस हैं जिसमें हमको पता चलता है कि जब लाइट अलग अलग जगहों से निकलती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है ऑन द मिरर, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। हमको बस 2 से 3 चीजें याद रखनी है। क्या? कि जब फोकस से जा रही है तो पैरेलल निकलेगी, जब पैरेलल जा रही है तो फोकस के थ्रू निकलेगी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है तो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब पोल पर टकरा रही है तो पोल से ऐसे नीचे की साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्केव के थोड़े से केसेस ध्यान रखना हमको डिफिकल्ट पड़ता है, पर कोई बात नहीं, मतलब दिख रहा है साफ साफ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि फोकस के थ्रू पास कर रही है, मतलब फोकस कहां है? कॉन्वेक्स मिरर का पीछे, मतलब मुझे अपीयर टू भी बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? कॉन्वेक्स मिरर का पीछे, मतलब मुझे अपीयर टू भी बनाना पड़ेगा। बराबर है? ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग जगहों पर जहां पर हमने, अब हम बात करने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, तो अब हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर का मतलब ये है, ठीक है, कि भैया हम अब क्या करने वाले हैं ना, मिरर के सामने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है। मतलब इन शॉर्ट, मिरर है, मिरर के सामने हमने बहुत दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे और देखेंगे कि हर बार उसकी इमेज कैसे कैसे बदलती जाती है। जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर है, फिर यहां पर आ गया, फिर और पास आ गया, फिर और पास आ गया, फिर और पास आ गया और फिर और पास आ गया। तो हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं और हम देखते जाएंगे कि इमेज में क्या क्या चेंज आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये चीजें ध्यान से नोटिस करना और ये पता होनी चाहिए तुमको, ये कंठस्थ होनी चाहिए। मैं तुमको कंठस्थ करवा रहा हूं। देखो, जब ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तुम देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बराबर है, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट आई और यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, मान लो 2 रे ऑफ लाइट आ रही है, मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट तुमको चाहिए एक इमेज बनाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो कि जब जहां पर जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, है ना, उस पॉइंट पर अपनी इमेज बनती है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, बराबर है, और ये वाली ऐसे चली जाएगी। मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वो पॉइंट पर इमेज बनती है। तो यहां पर देखो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर, बराबर है, तो यहां पर मेरी इमेज बन जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा, मेरी इमेज बन जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैंने यहां पर पैरेलल लाइंस क्यों ड्रॉ करी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो बहुत दूर से रे ऑफ लाइट कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है, वेरी गुड। तो अपनी इमेज कहां पर बनी, देखो इमेज देखो एग्जैक्टली कहां बनी है, फोकस पर बनी है ना, इमेज कहां बनी है, फोकस पर बनी है। अच्छा जी, एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर, इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, रियल और इन्वर्टेड होगी, ये चीज ध्यान रखना, ओके। और उसके बाद में इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, बहुत छोटी सी बनी है, ठीक, बस, और क्या है, खत्म बात, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में लेकर आ गए। देखो, हम ना ऑब्जेक्ट को सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे लेकर आ गए, ये रहा। तो अगेन वही 2 रे ऑफ लाइट पास करवा दो। एक रे ऑफ लाइट मान लो यहां से गई, ऐसे पैरेलल निकल गई, और एक रे ऑफ लाइट को देखो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करवा दिया, ये देखो, बराबर है। ब्लैक से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो इंसिडेंट रेज है, बहुत सही, बहुत सही। तो क्या होगा, ये पहली वाली जो है ये कैसे पास कर जाएगी, ये ऐसे फोकस से पास कर जाएगी, बराबर है, क्योंकि पैरेलल थी, और दूसरी वाली इसी पाथ पर वापस से रिट्रेस हो जाएगी, है कि नहीं, बहुत सही। अब देखो, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट पर मीट कर रही है, यहां पर। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, जैसे कि एक ऐसी, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है ना, यहां पर, वहां पर इमेज का हेड बना दो, और यहां पर प्रिंसिपल एक्सेस मान लो, तो ऐसे यहां पर नीचे इसका बचा हुआ पोर्शन बना दो, है ना। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है वहां पर हेड बनाओ और फिर उसका नीचे का पोर्शन बना दो, बन गया, बहुत सही, ये बन गई अपनी इमेज। अच्छा, इमेज कहां पर बनी है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनी है, मैंने बोला मिरर के लेफ्ट हैंड साइड बनी है, बस कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी, और इन्वर्टेड बनी है तुम देख भी सकते हो, है ना। इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज उल्टी है। अच्छा, डिमिनिश्ड इमेज बनी, मतलब छोटी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट देखो बड़ा है, इमेज छोटी है, बहुत सही, खत्म बात। अगले केस पर चलते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, अगेन 2 रे ऑफ लाइट पास करवाई, एक पैरेलल पास करवा दी, है ना, और एक फोकस के थ्रू पास करवा दी। जो पैरेलल पास करवाई है वो फोकस के थ्रू निकल जाएगी, और जो फोकस के थ्रू पास करवाई है वो पैरेलल निकल जाएगी, है ना, उल्टे केसेस है दोनों। अच्छा जी, अब एक चीज नोटिस करोगे कि दोनों रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहां पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर। तो बस यहां पर हेड बना दो और नीचे इसकी बॉडी बना दो। अच्छा, तुम देखोगे कि इमेज कहां बन रही है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, इमेज सेम साइज की ही बनी है, ध्यान से देखो, इमेज सेम साइज की ही बनी है। इमेज कैसी बनी है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड, तो रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत बढ़िया, खत्म बात, ठीक है, बहुत सही। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए मिरर के, तो ऑब्जेक्ट को अब हम लोग सी और एफ के बीच में लेकर आ गए, ये सी है, ये एफ है, इसके बीच में लेकर आ गए, बराबर है। तो यहां से अगेन हमने सेम चीज की, एक रे ऑफ लाइट मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना, तो सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। तो मैं रीड्रॉ कर देता हूं, ये ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और एक मैंने क्या किया कि पैरेलल निकाल दी, ये देखो, ये पैरेलल निकाल दी, तो क्या होगा, पैरेलल निकाल दी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस हो जाएगी, ये फोकस से निकल गई, फोकस से निकल गई, बराबर है, बहुत बढ़िया। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, बस यहां पर मैंने हेड बनाया और नीचे इसकी बॉडी बना दी। तो अगर मेरा ए बी ऐसा था तो मेरा ए डैश बी डैश ऐसा बन गया, मतलब ए बी फॉर ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश फॉर इमेज। ध्यान से देखो, तो ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, इमेज बड़ी दिख रही है, मतलब इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है, बराबर है। तुम ये स्केल वेल से ड्रॉ करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है, बहुत बढ़िया। इमेज कहां बनी है, ध्यान से अगर देखोगे इमेज की पोजीशन क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी, सी के पीछे, और इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। क्लियर है बात, ये क्या साइन लग रही है मेरी। अगले केस पर चलते हैं। अब सी और एफ के बीच में हो गया, अब एफ पर रख दो ऑब्जेक्ट को,
ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रख दिया, एफ पर रख दिया, फोकस पर रख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, दो रेस पास करवा दी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, बराबर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई तो क्या हुआ, वहीं पर रिट्रेस हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। एक रे ऑफ लाइट को मैंने क्या किया, पैरेलल निकलवा दिया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से जाएगी, बराबर है, ये फोकस से जा रही है। अब तुम देखोगे यार कि ये जो दोनों रेज है ना, ये तो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत दूर जाकर मिलेंगी, है ना, ये तो पैरेलल है, ये कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जाकर मिलेंगी, बराबर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है जहां पर मिलती है वो अपना वहां पर अपनी इमेज बनती है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये बहुत दूर इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, इसका मतलब ये है कि मेरी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी, हाँ या ना, बोल सकता हूं। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ था देखो फोकस पर, इमेज कहां मिली, इन्फिनिटी पर, बराबर है। सीधी सी बात है, मिरर के इस साइड मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, हालांकि हमको दिख नहीं रही पर रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। एक केस तुम ध्यान से देखो, जब हमने इमेज को, जब हमने ध्यान से देखना, कहा गया, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, इमेज फोकस पर बनी थी, है ना, और जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनी, जस्ट इसका उल्टा हो गया, ठीक है, बात से। और याद करो, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, है ना, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी थी, फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बियॉन्ड सी बन गई, सब उल्टे उल्टे है बस, ठीक है। अब इसमें आता है एक आखिरी केस, आखिरी केस क्या है कि अब अपने फोकस पे से उठा के ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आ गया, फोकस और पोल के बीच में, कहां पर लेकर आ गए, फोकस और पोल के बीच में लेकर आ गए, क्लियर है बात, वेरी गुड। अच्छा बाय द वे मैं ऐसा कर रहा हूं बार बार तो उसकी आवाज आ रही है, तुम सोचना मत किस चीज की आवाज आ रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज तुमको बता दो, इंपॉर्टेंट है कि जितने भी तुमने केसेस देखे ना, सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये इकलौता कॉन्केव मिरर का ऐसा केस है जिसमें आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ध्यान से देखो, मान लो कि अपनी अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बराबर है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 हो गई अपनी। और एक मान लो हमने पास करवा दी यहां से, कहां से, पोल से, तो हमको पता है पोल से पास होने पे लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाती है, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, दोनों तो डाइवर्ज होती जा रही है, बराबर है, दूर 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 होते जा रही है, और हमको ये चीज पता है कि यार रिफ्लेक्टेड रेज जब मीट करेंगी तो ही रे ऑफ लाइट, मतलब तो ही अपनी इमेज बनेगी, तो ये तो दूर दूर भाग रही है। पैरेलल के केस में एटलीस्ट बहुत दूर जाने के बाद दिख तो रहा था कि हाँ मिल रही है, पर ये तो दूर दूर जा रही है, सोचो, ये तो खुद ही दूर दूर जा रही है, मतलब ये तो मिल ही नहीं रही, बराबर है, लेकिन हमको तो मिलवाना पड़ेगा अगर इमेज चाहिए तो हमने क्या किया, इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड किया, है ना, और इस वाली रे को भी पीछे एक्सटेंड किया, एक ऐसी जा रही थी एक ऐसी जा रही थी, लेकिन जब इसको पीछे एक्सटेंड किया और इसको भी पीछे एक्सटेंड किया तो देखो इस पॉइंट पर मिली, बराबर है, ये देखो इस पॉइंट पर मिली, बस रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिली है वहां पर क्या होगा, इमेज का हेड होगा और नीचे उसकी बॉडी। ध्यान से देखोगे तो यहां पर इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इमेज के उसके पीछे बनी है, और मिरर के, और इरेक्ट क्यों, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसी है, बराबर है, बहुत सही। तो ये अपना हो गया आखिरी केस, ये इंपॉर्टेंट केस है, इस पर सवाल कभी कभी आ जाता है क्योंकि ये इकलौता केस है ना जो कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज दे रहा है, ठीक है। इमेज कैसी बनी, एनलार्ज बोल सकता हूं मैं, इमेज इज एनलार्ज, हाँ या ना, बिल्कुल। ये देखो इमेज कैसी बनी, एनलार्ज बनी है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अब हम आ जाते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस के ऊपर। तो देखो कॉनकेव मिरर के काफी सारे यूजेस हैं, जिसमें से एक है टॉर्च में, सर्च लाइट में, जहां पर पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है ना, जैसे कि ये केस देखो, ये वाला केस है, ये वहां पर एप्लीकेबल आता है बहुत, है ना, वो फोकस वाला, हाँ वो बहुत एप्लीकेबल आता है क्योंकि हमको जनरली जिन जिन जगहों पर पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए वहां पर कॉनकेव मिरर हेल्प करता है। दूसरा, दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर्स, या फिर डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो आखिरी केस है वो वहां पर काम आता है। व्हाई, बिकॉज देखो जब शेविंग करते हैं तो गाल या फिर जो दांत होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह जब ट्रीट करते हैं दांत को, तो क्या होता है कि जैसे कि शेविंग हो रही है मान लो, अब मिरर बहुत ही पास है मुंह के, तो ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है, बराबर है, ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ही एक एनलार्ज इमेज बनेगी, जैसे कि यहां पर बनी है, एक एनलार्ज इमेज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। और मुझे भाई शेविंग करते समय क्या चाहिए कि अच्छी एक एनलार्ज इमेज दिखे ना, तभी तो सही से शेविंग हो पाएगी। डेंटिस्ट को जब दांत का चेकअप करना है तो उसको भी चाहिए कि भाई जो दांत की मुझे इमेज दिखे ना वो बड़ी दिखे, है ना। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो कि दांत ऐसा है तो इमेज ऐसी दिख रही है, उसको भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए। तो उस केस में ये वाला अपना केस बहुत हेल्पफुल आता है, काम में आता है, तो इसलिए शेविंग मिरर्स में डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सोलर फर्नेसेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट। जैसे कि हमने यहां पर देखा ना कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई और कहां मिली, देखो यहां पर फोकस पर मिली, ये देखो कहां गया, अरे ये देखो बहुत सारे रे ऑफ लाइट आई और फोकस पर मिली रिफ्लेक्ट होने के बाद में, कॉनकेव के केस में। तो अगेन यही सेम चीज मतलब रिक्वायर्ड होती है इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ सोलर फर्नेसेस। तो लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने में भी बहुत हेल्प करता है, इसलिए कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस हैं, है ना। एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई, है ना। अब ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, इधर और एक इधर हो गई, बराबर है, और एक इधर हो गई, ठीक है, वेरी गुड। जब सीधी सी बात है ये ऐसी जा रही है तो मिलेंगी तो नहीं, तो मुझे इन्हें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मैंने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया। अच्छा जी, ये मिले फोकस पर, बराबर है, तो इमेज कहां बन गई, फोकस पर बन गई। भैया कैसे पता चला फोकस पर मिली? अरे तुम खुद सोचो, पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस पर ही मिलती है ना, बहुत बढ़िया। दूसरा, हमने किसी एक नॉन डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर है मान लो ये, है ना। हमने क्या किया, यहां पर कहीं तो भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब वही सेम चीज की, है ना, एक रे ऑफ लाइट को ऐसे पास करवाया कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करती, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये ऐसे निकल जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलवाया, बराबर है। तो रिफ्लेक्ट कुछ ऐसी होगी कि जब इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे पास करूंगा तो ये फोकस के थ्रू जाएगी, सीधी सी बात। अब देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, मैंने इन दोनों को पीछे एक्सटेंड किया, तो जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ऐसे किया और इसको किया तो ऐसे किया, बराबर है। ये देखो दोनों इस वाले पॉइंट पर मिल रही है, कहीं ना कहीं फोकस पर मिल रही है। एक्चुअली है थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा डायग्राम बन गया है, फोकस की थोड़ी सी पहले मिल रही है, बराबर है। यहां पर मिल रही है, तो यहां पर मैंने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्ट बना दिया ये, ठीक है, वेरी गुड। और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, बस खत्म बात। कैसा मतलब कैसी इमेज बनी है, ये बनी है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। वाई? बिकॉज मिरर के पीछे है। फिर मैं बोल सकता हूं कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये पोल है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहां कहां होता है, तो मैं तुमको बता दूं कॉन्वेक्स मिरर का आइडिया एक्चुअल में क्या है। कॉन्वेक्स मिरर का आइडिया यह है कि कॉन्वेक्स मिरर जनरली वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर हमको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए होता है, ज्यादा हमको देखना होता है ना, जब तब वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक इन रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए ना पीछे की गाड़ियों का, बराबर है, बहुत बढ़िया, इसलिए वहां पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा मॉल्स में ना ऐसे टाइप के मिरर्स लगे होते हैं जिससे कि आपको एक बहुत ही वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। मान लो कि आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू व्हीकल मिरर्स, आपने प्लेन मिरर इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपको पीछे का कम दिखेगा ना, सिंपल सी बात है। कॉन्वेक्स मिरर के कारण, जैसे कि मान लो कि पहले प्लेन मिरर के कारण आपको इतनी फील्ड ऑफ व्यू मिल रही थी, बराबर है, इतनी, लेकिन अब कॉन्वेक्स के कारण आपको इतनी फील्ड ऑफ व्यू मिल रही है, बराबर है। तो कौन सा बेटर हुआ, कॉन्वेक्स बेटर हुआ ना, बस, ठीक है जी, बहुत सही। अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की। इसको मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर तुम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा हुआ है, एक्स और वाई, तो हमको पता है कि ये ओरिजिन है, इसके इधर साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, और इसके इधर साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसके ऊपर के साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे के साइड नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। बस यहां पर भी हमको सेम खेल खेलना है। क्या खेलना है बता देता हूं, क्या खेलना है बता देता हूं। जैसे कि मान लो कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है कि मेरा ये कॉनकेव मिरर है मान लो, ठीक है, और ये थोड़ा ज्यादा ही बेकार बन गया। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना बस, कि ये मिरर है, बराबर है। जैसे हमने देखा है, जैसे कि यहां पर ये देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, यहां पर सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है और यहां पर सारी पॉजिटिव होती है। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो मैं हमेशा नेगेटिव में लूंगा। मिरर के राइट हैंड साइड अगर मैं कोई भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं हमेशा वो नेगेटिव में लूंगा, और मिरर के राइट हैंड साइड पर अगर मैं कोई डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो हमेशा पॉजिटिव में लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखते हो तो इधर साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट हैंड साइड सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, अच्छा जी, है ना। इसी के साथ साथ
इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड जितने भी मैं डिस्टेंसेस लूंगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड आता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की साइड जो मैं डिस्टेंसेस लूंगा वो सारे होंगे नेगेटिव। समझ नहीं आ रहा? समझाता हूं। मान लो यहां पर मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत सही। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, मैं बोलता हूं कि यहां पर यू है 10 सेंटीमीटर, तो क्या यू 10 सेंटीमीटर है या फिर यू माइनस 10 सेंटीमीटर है? तुम बताओ भैया। आपने बोला था कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसका मतलब यू माइनस 10 हो जाएगा एंड यू आर करेक्ट। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की हाइट मैं बोलता हूं मान लो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस 6 सेंटीमीटर होगी या फिर माइनस 6 सेंटीमीटर होगी? तुम देखोगे कि ये हाइट कैसी है, हाइट या तो ऊपर हो सकती है या तो नीचे हो सकती है। ठीक है, ये हाइट ऊपर की साइड है ना, ये हाइट ऊपर की साइड है, बराबर, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसलिए मैं बोलूंगा कि इसकी हाइट हो जाएगी पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। अच्छा भैया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका बताओ मुझे, इसका बताओ। मान लो भैया कि ये मेरी इमेज बनी है ना, इमेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ये मान लो कि है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया v प्लस 15 होगा कि माइनस 15 होगा? मैंने कहा तुम खुद देखो, तुमने बोला मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस होगा, बिल्कुल सही है भैया। और ऑब्जेक्ट हाइट मतलब इमेज हाइट का क्या? अब तुम देखो ध्यान से, इसको h डैश बोल देते हैं। तुम देखो मैंने क्या बोला है, ऊपर की साइड वाले सारे डिस्टेंसेस, मतलब ऊपर की साइड हाइट पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की साइड नेगेटिव वाई एक्सिस। हाइट किधर साइड है? नीचे की साइड है, बराबर है। हाइट किधर साइड है? नीचे की साइड है। इसका मतलब क्या हुआ, h हो जाएगा कितना? h हो जाएगा माइनस, सॉरी मैंने हाइट तो बताई नहीं, मान लो 6 है, ये 6 है मान लो, तो हाइट कितनी हो जाएगी? -6 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। तुमको देखो जब भी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने होंगे तो u और v की बात होगी, है ना, तो हमेशा लेफ्ट राइट देखो। जब भी हाइट की बात हो रही है तो ऊपर नीचे देखो। क्लियर है इतना? डिस्टेंसेस की बात हो रही है लेफ्ट राइट देखो, हाइट की बात हो रही है ऊपर नीचे देखो, खत्म, बात ही खत्म। ये देखो, ठीक है, ये देखो, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव, अच्छा जी, और हाइट डाउनवर्ड्स देखो नेगेटिव, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, जैसे कि ये है, ये क्या है? मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा, है ना। और इसकी हाइट भी क्यों होगी, क्या होगी? माइनस होगी, बिकॉज ये नीचे की साइड है। क्लियर है बात? तो ऊपर की साइड हाइट पॉजिटिव, नीचे की साइड हाइट नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्टेंस पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पर डिस्टेंस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्टेंस नेगेटिव, राइट हैंड साइड पर डिस्टेंस पॉजिटिव। चाहो तो एक बार रिवाइंड करके पॉज करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला आपका है 1/v + 1/u = 1/f, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, एंड f इज दी फोकल लेंथ। ठीक है जी, f क्या है? फोकल लेंथ है। क्लियर है बात? एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर और इमेज मिली है 20 सेंटीमीटर की, तो साफ साफ दिख रहा है कि इमेज इज 2 टाइम्स द ऑब्जेक्ट या फिर इमेज इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्सटेंट है ना, इस एक्सटेंट को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, m = h'/h, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। इमेज की हाइट अगर 20 है, ऑब्जेक्ट की 10 है, तो मैग्निफिकेशन हो गया 2 का, बराबर है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है विच इज रिलेटेड टू v एंड u, जो कि है -v/u। तो अगर आपके पास में इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आप इसमें पुट करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला है, एक तो बड़ा ही नॉर्मल सा है, कॉमन सा है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और दूसरा है -v/u, और मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। मान लो कि ये अपना क्या है कि लेट अस से ये अपना एक बाउंड्री है, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये मान लो एयर है और नीचे क्या है? वाटर है। ठीक है, ठीक है जी, और ये मान लो, ठीक है, बस क्लियर है इतना। और मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ब्लू से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल मतलब क्या? सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, बाउंड्री के परपेंडिकुलर। ठीक है जी, अब मान लो ये मेरी इंसिडेंट रे है। कैसी रे है? ये कैसी रे है? दिस इज इंसिडेंट रे, बराबर है। दिस इज व्हाट? दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी, गलत। यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अब ये रे ऑफ लाइट एयर से पानी में जाएगी, कुछ इस प्रकार।
ध्यान से देखो, इसको हम येलो से ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर चलो एक काम करते हैं ग्रीन से ड्रॉ करते हैं। ये इस प्रकार से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, है ना। तो क्या हुआ, अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। समझ रहे हो बात को, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब रिफ्रैक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन ये कहता है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन, या फिर द चेंज इन द पाथ डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तुम देखो कि अगर ये सेकंड मीडियम नहीं होता, बराबर, तो ये रे ऑफ लाइट कैसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती, है ना, ऐसे सीधे निकल जाती। लेकिन अब देखो तुम, ये ऐसी गई है, ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं ना, ये कैसी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अरे ये क्या हो गया, हाँ, ये जो मैंने ग्रीन से दिखाई है कैसी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, बराबर है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा जी, तो जाने को ये ऐसे सीधे जा सकती थी, लेकिन ये ऐसी मुड़ी है, तो यही है बेंडिंग ऑफ लाइट, बराबर है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती, लेकिन अभी ऐसे मुड़ गई है, बेंड हो गई है, तो यही है बेंडिंग ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगेन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का बीच का एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है बात, घुस गई बात दिमाग में, बहुत सही, है ना। तो व्हेन, ये देखो लिखा भी हुआ है, व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दो टाइप के केसेस हो सकते हैं, मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखो, एक ऐसा, दूसरा ऐसा। दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, एक चीज देखो कि यहां पर इस केस में जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो देखो नॉर्मल की तरफ है ना, नॉर्मल की तरफ उसका ज्यादा झुकाव है, नॉर्मल की तरफ तो ज्यादा बेंडेड है। वही अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये रिफ्रैक्टेड रे की बात करता हूं, तो ये नॉर्मल से दूर गई है, बराबर है, यानी कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और बोल सकता हूं कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, मान लो मीडियम वन एयर है, दोनों ही केस में मीडियम वन एयर है, चलो दोनों केस में रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भैया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक मीडियम था ना नीचे वाला, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था। कैसा मीडियम था, मतलब तुम कह सकते हो गाढ़ा मीडियम था, बराबर है। इसलिए जो भी मीडियम मान, और ये मीडियम था रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब जो कि कम गाढ़ा होता है, कम डेंस होता है। तो मान लो ये है एयर और ये है वाटर, है ना। वाटर एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसीलिए क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी यही हुआ, रेयरर से ये आप कह सकते हो कि डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, बराबर है, बहुत सही। यहां पर मान लो कि मीडियम वन वाटर है और मीडियम टू एयर है, यानी कि लाइट रे पानी से हवा में जा रही है। तो यहां पर देखो पानी कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना, पानी इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर मैं बात करता हूं इसकी, किसकी, एयर की, तो ये ऑप्टिकली एक रेयरर मीडियम है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये चीज ध्यान रखना, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके भी दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, लेकिन यहां पर ये मत बोलते ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तुम साफ साफ देख रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 50 डिग्री है, तो हो सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर 30 डिग्री हो, एंड वाइस वर्सा, तो सेम नहीं होते। पर एक रिलेशन होता है क्या, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मतलब वो एक पूरे इसके पीछे की थ्योरी है, उस पर नहीं जाते, इतना डीप नहीं जाते, पर एक अपना क्या बोलते हैं कि सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, बराबर है। क्या होता है, इट इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तुमको समझाता हूं। जैसे कि हम वेट मेजर कर रहे हैं, या फिर हम हाइट मेजर कर रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, बराबर है। हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। लेकिन जब भी हमें दो मीडियम को कंपेयर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं भैया, कुछ नहीं, तो किन्हीं भी, जैसे कि एयर और वाटर को कंपेयर करना है, वाटर और ग्लास को कंपेयर करना है, तो इनकी कंपैरिजन में हमें कुछ तो लगेगा,
बराबर है, तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पीछे का फंडा मैं तुमको समझाता हूँ, उसके पहले एक बार क्विकली रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब समझा देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है और जब ग्लास से एयर में जा रही है, बराबर है। जैसे कि यहां पर देखोगे एयर से ग्लास में जा रही है तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ, फिर ग्लास में प्यारे से ट्रैवल कर रही है, फिर ग्लास से एयर में गई तो अगेन मीडियम चेंज हुआ, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां पर हो रहा है ना, तो मीडियम चेंज हो रहा है, इस कारण से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमने नॉर्मल बना दी। ठीक है, उसके बाद में अगेन यहां पर एक और नॉर्मल बनाई, तो ये जो एंगल है ना, देखो एक रे यहां से ये इंसिडेंट रे है, बराबर है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, बराबर है, क्योंकि एयर से ग्लास में है तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। एक और रे है बाहर जो निकल रही है, वो है ये वाली रे, बराबर है, ये रे बाहर निकल रही है, कैसे निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो इस रे को हम बुलाते हैं इमर्जेंट रे। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? इमर्जेंट रे बुला रहे हैं, जो इमर्ज हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो कि अगर ग्लास नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे निकल जाती, सीधे 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 बिल्कुल, है ना, अगर ये ग्लास नहीं होता तो। लेकिन अब ग्लास है, रिफ्रैक्शन हुआ, तो इस कारण से रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, यहां से निकली बाहर, बराबर है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम बुलाते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बुलाते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं। क्लियर है? उसकी बात दिमाग में, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये डायग्राम ध्यान रखना, इजी है, बहुत इजी है। 2-3 फंडे बस याद रखना कि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार जब एयर से ग्लास में जाएगा और दूसरी बार जब ग्लास से एयर में आएगा। पहली चीज इंसिडेंट रे ड्रॉ करना, रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करना, इमर्जेंट रे ड्रॉ करना। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना देना, एंगल ऑफ इमर्जेंस बना देना। ठीक है, बहुत सही। फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाना। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि अगर एक ग्लास नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसे निकल जाती सीधे सीधे, वर्सेस अभी ग्लास होने के बाद वो कैसे निकली है। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सही। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मान लो 2 मीडियम है ना, वाटर और ग्लास, वाटर एंड ग्लास। ठीक है, मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे डिनोट करते हैं ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 में क्या है अपॉन लाइट की स्पीड मीडियम 2 में क्या है, इससे हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब कुछ रिलेशन ध्यान रखना, वो ये है, सिंपल से रिलेशन है कि भैया, चलो आगे जाके बताता हूं, वो अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ध्यान से देखो, लेट V1 बी द, अच्छा एक और चीज, इतना लिखने की बजाय मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को बोल दिया V1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को बोल दिया V2। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है? तो N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या हो गया, V1 अपॉन V2। So let V1 be the speed of light in medium 1 and V2 be the speed of light in medium 2. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1, second refractive मतलब second medium का refractive index with respect to first हो जाएगा speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है बात? अब जनरली तुमको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे बता देता हूं मैं। तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। यानी कि ये क्या होता है, अगर हमने बोला ना कि लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट सॉरी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, बराबर है, बहुत सही। अगर मीडियम 1 एयर है, अगर मीडियम 1 एयर है तो इस सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम 1 एयर या फिर वैक्यूम हो जाता है तो इसको हम बुलाएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? वेरी गुड। क्या बुलाएंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुलाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस हमने वो नहीं होता कि घर पे नाम अलग है बाहर नाम अलग है। तो जैसे कि मान लो मेरा पहला मीडियम एयर है और दूसरा ग्लास है। ठीक है, दूसरा ग्लास है, तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन अपना क्या कहते हैं एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है जी, बहुत सही, घुस गई बात दिमाग में, बहुत सही। अब यहां पर हम इसको थोड़ा और फैंसी बनाते हैं। कैसे? जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को V1 लिखने की बजाय मैं C से डिनोट करता हूं। ठीक है, किससे डिनोट करता हूं ये चीज ध्यान रखना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग C से डिनोट करते हैं।
सी इस शब्द से, सी इस लेटर से डिनोट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, बराबर है, बहुत सही। और v2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया, है ना, v2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया। क्लियर है बात? तो इसलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, c/v। कॉन्सेप्ट वही है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बस नाम अलग अलग कर दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है कम, है ना, और वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। समझ रहे हो बात को? ये चीज ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में रखना आपने। सवाल इस पर आ सकता है ना, सवाल इस पर पूछा जा सकता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके केस में स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होती है ना। और सवाल इस पर कैसे आएंगे वो बता देता हूं मैं तुमको। जैसे कि मान लो तुमको बोला जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेट अस से 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक अजम्पशन ले रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, है ना। ये बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, c/v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। भैया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है तो वो हमको याद रखनी है, क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या किया, ऊपर लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नीचे लिख दिया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। या तो आपको मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या है। क्लियर है? ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ये एग्जैक्टली सेम है एज कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, बस इसमें फर्क ये है कि मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेंसेज में लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये अपने दो लेंसेज हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये भी अगेन दो बड़े से स्फीयर का हिस्सा है, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो, है ना। मान लो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये यहां से एक स्फीयर कंप्लीट किया, यहां से एक स्फीयर कंप्लीट किया। ठीक है, ये अपना कॉनकेव लेंस है, यहां पर अपना एक स्फीयर कंप्लीट किया, यहां पर अपना एक स्फीयर कंप्लीट किया। ठीक है, बहुत सही। तो ये अपने दो क्या हो गए, लेंसेज हो गए, मतलब दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज हो गए, बराबर है। वेरी गुड, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स की, तो इसके कंपोनेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। अब चूंकि यहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी दो स्पीयर्स हैं, तो हमारे पास में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, बराबर है। ये देखो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, बराबर है। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो सिंपल सी बात है कि दो फोकस होंगे, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे आता है, पर सिंपल सी बात है, एक फोकस यहां पर होगा और एक फोकस यहां पर होगा। अगेन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और यहां पर भी सेम। तो एक साइड R1, एक साइड R2, इधर भी सेम चीज है ना, बिल्कुल सेम है। एक साइड C1, एक साइड C2, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना, रेडियस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना, रेडियस। बहुत बढ़िया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और बीच में देखो ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे वहां पर पोल था ना, वैसे यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, जैसे यहां पर पोल था वैसे यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है। पूरा कॉन्सेप्ट सेम, पूरा कॉन्सेप्ट देखो सेम है। यहां पर देखो पूरा सेम है। जब रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, जब रे ऑफ लाइट यहां पर पैरेलल जा रही है तो फोकस के थ्रू निकल रही है, बराबर है। यहां पर अब यहां पर जितने भी केसेस आपने कॉनकेव मिरर में देखे थे ना, वो सारे आपको यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में दिखेंगे। किसमें दिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में दिखेंगे। और जो जो आपने कॉन्वेक्स मिरर में देखे थे वो सारे केसेस आपको यहां पर कॉनकेव लेंस में दिखेंगे। एक और चीज, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, सॉरी कन्वर्जिंग होता है, सो सॉरी क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब एक जगह पर कन्वर्ज करना, और डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ज करना। ठीक है, तो ये देखो, रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, रिफ्रैक्ट होने के बाद में फोकस से निकल गई, है कि नहीं। यहां पर देखो, रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार आई, है ना, कुछ इस प्रकार आई और इस प्रकार से रिफ्रैक्ट हो गई। भैया ये तो गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ। ये है बात कि कॉनकेव में डाइवर्ज होता है, तो ये डाइवर्ज हो गई, लेकिन जब मैं उसको पीछे एक्सटेंड करूंगा ना, तो देखो वो फोकस के थ्रू पास करते हुए दिखेगी, बराबर है। सेकंड केस देखो, जब फोकस के थ्रू पास करवाया तो पैरेलल निकल गई, है ना। ये कॉनकेव वाला केस है, याद करो। ये कॉन्वेक्स वाला केस है, याद करो कि जब कि मान लो रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार आ रही है कि उसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो दिख रहा है कि फोकस के थ्रू पास करती, इसलिए रिफ्रैक्ट होने के बाद में पैरेलल निकल गई, राइट। बहुत बढ़िया। एक और चीज देखो, यहां पर रे ऑफ लाइट आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है,
तो ये सीधी की सीधी निकल गई। यहां पर भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है, सीधी की सीधी निकल गई, बराबर है। बस अब हमको क्या करना है, केसेस देखने हैं। तो सेम केसेस है, बिल्कुल बिल्कुल सेम केसेस है। मैं तुमको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं कि एक बार इनको एनालाइज कर लेना, क्योंकि केसेस बिल्कुल सेम है। देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज बन रही है फोकस पर। फर्क इतना है कि इस साइड के फोकस पर बन रही है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। ठीक, सेम केस। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, यहां पर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। सेम केस, बराबर है। एक चीज बता दो तुमको, जैसे कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है ना कि मिरर के पीछे इमेज बनना मतलब पाप है। मतलब वो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल और इरेक्ट हो गई। या फिर तुम बोल सकते हो मिरर के राइट हैंड साइड पर इमेज बनना इज व्हाट, पाप। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। वैसे ही लेंसेज के केस में लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बनना इस पाप। लेंस के जब लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बन गई तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में लेकर आए, इमेज अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। फिर हम फोकस पर लेकर आए, ध्यान से देखो, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। वो तुम रे ऑफ लाइट ट्रेस कर सकते हो, इतना तुमको पता ही है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जस्ट लाइक वी बॉट द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, बराबर है। इस केस में देखो क्या हुआ, हमने ड्रॉ वो किया। अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है और ये दूसरी है, दोनों ऐसे दूर दूर जा रही थी, तो हमने उनको पीछे एक्सटेंड किया। पीछे एक्सटेंड किया, यहां पर ये इमेज बनी अपनी, ये इमेज बनी, बराबर है। अब यहां पर ये इमेज कैसी बन गई, देखो ये इमेज तो वर्चुअल और इरेक्ट बन गई। क्यों? क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर है, पहली बात। दूसरी बात, इरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ऐसी उल्टी बनी है, बराबर है। बहुत सही। सब केस में देखो इमेज उल्टी बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी। तो ये अपना केस है जहां पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ये देखो सारे केसेस। फिर बात करते हैं कॉन्केव की। कॉन्केव के केस में देखो दो ही केसेस हैं। एक, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पर बन रही है। एक, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, एक जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बराबर, यहां पर है, तो उस केस में देखो इमेज कहां बन रही है, यहां पर बन रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये देखो, अच्छा यहां पर लिखा नहीं हुआ, पर दो ही केसेस है बस। एक जब इन्फिनिटी पर है, एक जब नॉन डिस्टेंस पर है, खत्म बात। ठीक है, इन्फिनिटी पर है तो कहां बन रही है, यहां पर बन रही है, फोकस पर बन रही है। और जब नॉन डिस्टेंस पर है, फोकस मतलब 2f1 और f1 के बीच में है, तो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। तुम खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हो, तुमको यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं आखिरी हमारे दो स्लाइड्स के ऊपर। पहली स्लाइड ये कहती है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें भी साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन भी यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो सेम रहेगा ना। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन को v/u के टर्म्स में लिखना है तो लेंस के केस में वो हो जाता है v/u। ठीक है, और लेंस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आ गया मिरर फॉर्मूला से, कि यहां पर प्लस की जगह पर माइनस आ गया। ऑलमोस्ट सेम है, देखो लेंस और मिरर के सारे केसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस कॉन्केव मिरर इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल्स टू कॉन्केव लेंस, बस खत्म बात। सारे केसेस ऑलमोस्ट सेम है। और मैंने तुमको बताया ना क्या याद रखने की ट्रिक है, कि भैया मिरर के केस में पाप मतलब मिरर के पीछे इमेज बनना, मिरर के राइट हैंड साइड पर बनना। और लेंस के केस में पाप मतलब क्या है कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी क्या बनना, इमेज बनना। ठीक है जी, फिर आती है पाप। तो ये मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना, मैग्निफिकेशन माइनस v/u। ये लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, m इज v/u। ठीक है, मिरर लेंस। फिर हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर क्या होता है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f, p इज इक्वल टू 1/f। इसकी 1/f, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, d से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। अगर आपको किसी ने पूछा कि बताओ इस लेंस की पावर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, फोकल लेंथ कितनी है, वो बोला 5। तुमने क्या किया, 5 पुट कर दिया, तुम्हारे पास 0.2 आंसर आ गया। तो 0.2 डायोप्टर इज द आंसर, प्लस 0.2 डायोप्टर मान लो, क्योंकि ये +5 है फोकल लेंथ, बराबर है। बहुत सही। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1/f इज इक्वल टू योर फोकल लेंथ। तुमने देखा होगा तुम्हारा जो चश्मे का नंबर होता है उसके ऊपर लिखा होता है, जो अपना जैसे कि ये है -1 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर, बराबर है। तो ये लिखा होता है अपने वो स्लिप के ऊपर, जो डॉक्टर्स देते हैं, जो आपको आप जब आई चेक करवाते हो तब आपको स्लिप मिलती है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, बराबर है। और कॉन्केव लेंस की जो होती है ना वो नेगेटिव होती है। ये चीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग होता है, और अपना कॉन्केव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। अब बस छोटा सा होमवर्क है ये कि बताओ कॉन्केव मिरर कैसा मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है। कॉन्केव मिरर डाइवर्जिंग है या फिर कॉन्वर्जिंग है, और कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। विद दैट बीइंग सेड, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, फिनिश्ड दिस
लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर आते रहते हैं। ठीक है, तो अपने जो तबाही फैम है भाई, ये अलग ही लेवल की फैमिली है। विद दैट बीइंग सेड, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। 2 बार हो गया पर ठीक है, गुड बाय।